तो मेक श्योर कि जब आप इंडिया में हो तभी आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए। पीआर के लिए, डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए विदाउट पैसे दिए हुए, विदाउट एलएमआई लिए हुए आप एलिजिबल हो, ये मैं श्योरिटी से कह रही हूँ। ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जिनमें आप फाइल लगा के अपना पीआर ले सकते हो, मतलब ओपन वर्क परमिट के बाद ये स्टेप है। आपके पास जॉब नहीं है ना, तो आप इंडिया में बैठ के, पता क्या होता है, इंडिया में बैठ के ना लोग परेशान है, यहाँ जॉब तो है नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये है वो है, बोलना बहुत आसान होता है, उनको कनाडा आने की जल्दी होती है जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन, नई शुरुआत और नया टॉपिक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था और मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर बनाना चाहिए वीडियो। तो आज मैं बारिश होते हुए भी, बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी हो रही है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पास टाइम था कुछ, मुझे लगा कि वीडियो बनाती हूँ। और ये आज का टॉपिक है क्लोज्ड वर्क परमिट के बारे में कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके अलावा मैं ओपन वर्क परमिट का भी बीच में बताऊंगी और दोनों के फायदे, नुकसान, क्या क्या उसमें कंडीशंस रहती हैं, वो सब बताने वाली हूँ जितनी नॉलेज मुझे है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई बार वो क्वेश्चंस पूछते हैं और मैंने ये देखा है कि आपको कई बार नॉलेज बिल्कुल नहीं होती और आप, मतलब कोई कहता है कि आपको क्लोज वर्क परमिट ले लो, एलएमआई ले लो और आप यहाँ आ जाओ, तो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे उन सब सब्सक्राइबर्स को ये बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये देखिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। हो सकता है कि आप डायरेक्ट पीआर के लिए भी एलिजिबल हो, ये मैं आप श्योरिटी से कह रही हूँ। मेरे कई फ्रेंड है जो 40+ में भी डायरेक्ट पीआर आए हैं। वो एक मेरी फ्रेंड सस्कैचुअन में आई है और वो डायरेक्ट पीआर आई है। उसमें पॉइंट सिस्टम होता है। पॉइंट सिस्टम आपके एजुकेशन के बेस पे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे, आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी आईलेट्स के स्कोर के बेस पे पॉइंट सिस्टम बनता है। और वो पॉइंट सिस्टम में वो क्वालिफाई हुई और वो बाई चांस की भी बात होती है। कई बार मैंने फाइल जब लगाई थी वो तब तक उनका रिजल्ट आ चुका था। और वो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक भी होता है कि उस फला फला प्रोविंस में, स्टेट में इस ऑक्यूपेशन में ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको वेटेज ज्यादा मिलती है। तो आप अपने पहले प्रोग्राम्स को स्टडी करो। हो सकता है 40+ के होते हुए भी किसी प्रोग्राम में एलिजिबल हो, तो आप ये सब रिसर्च का कमाल होता है। कनाडा जो गवर्नमेंट है उसने एक्सप्रेस एंट्री निकाला हुआ है जो कि डायरेक्ट पीआर बच्चे आते हैं यहाँ पे। उसमें ये रहता है कि उसमें कंपटीशन बहुत है, तो उसमें उन्होंने वो कट ऑफ निकालते हैं और वो देखते हैं कि जिसकी एज 30 के आसपास होगी या फिर जिसके आईलेट्स स्कोर सबसे बढ़िया होंगे, तो उसके लिए भी बहुत लोग एलिजिबल होते हैं हर साल। बट जो लोग एलिजिबल नहीं होते उसके लिए, उनके लिए थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम कनाडा गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं। उनकी स्टडी कीजिए। हो सकता है आप डायरेक्ट पीआर के लिए, डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए विदाउट पैसे दिए हुए, विदाउट एलएमआई लिए हुए आप एलिजिबल हो, ये मैं श्योरिटी से कह रही हूँ। अभी भी मुझे 1-2 प्रोग्राम ऐसे पता है कि जिसमें मैं एलिजिबल हो सकती थी अगर आईलेट्स में मैं 6 ईच बैंड ले लेती तीसरे अटेम्प्ट में। तो वही बात है कि कई बार हमें नॉलेज नहीं होती और हमें एक रूट दिखता है और हम उसके पीछे लग जाते हैं। बट मेरा रूट थोड़ा सा, मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस रूट में मैं ठीक रहूंगी, इस वजह से मैं रूट में आ गई। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि पहले आप स्टडी कीजिए और फिर मेरे से पूछिए कि एलएमआई के पैसे इतने ले रहा है कोई। इतना आसान नहीं होता एलएमआई के पैसे देने और वो सब कुछ। तो मैं अभी टॉपिक से नहीं भटकती, वो एक नया टॉपिक है। ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। जो ओपन वर्क परमिट होता है, अब क्या होता है कि एक तो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पीआर पे आते हैं। जो पीआर पे आते हैं वो तो जहां मर्जी, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, परमानेंट रेजिडेंसी है, आप जहां मर्जी जॉब कर सकते हो, जहां मर्जी घूम सकते हो, सब कुछ है। बट ओपन वर्क परमिट पे जो आते हैं उनको एक वर्क परमिट मिलता है स्पेसिफिक टाइम के लिए कि आप वर्क परमिट पे हो, और उसके बाद उनको एक्सटेंशन करवानी पड़ती है जब तक उनकी पीआर नहीं हो जाती। तो वो पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं 1-2 साल के बाद। वो उसके लिए प्रोग्राम उनको ढूंढना पड़ता है। जैसे मान लो आप वर्क परमिट पे आए, ओपन वर्क परमिट पे, तो वो ओपन वर्क परमिट होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। ओपन का मतलब यही है कि यू आर ओपन टू ऑल। कनाडा में कहीं भी जा सकते हो, किसी भी प्रोविंस में, और कुछ भी काम कर सकते हो। आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक काम करना है। बट क्लोज जो वर्क परमिट होता है उसमें आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के अंडर आते हो, स्पेसिफिक लोकेशन में आते हो। बताती हूँ ओपन वर्क परमिट का फायदा एक सबसे ये है कि आपको मान लो एम्प्लॉयर नहीं ठीक लग रहा है या आपकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, आपको पता ही है सर्कमस्टेंसेस चेंज भी हो जाती हैं, आपकी नई
नहीं बन रही एम्प्लॉयर के साथ तो आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉयर चेंज कीजिए। और इसका एक रूट पीआर का मैं बता रही हूँ कि जब आपका बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जिनमें आप फाइल लगा के अपना पीआर ले सकते हो, मतलब ओपन वर्क परमिट के बाद ये स्टेप है। ओपन वर्क परमिट उनको भी मिलता है जैसे मेरे हस्बैंड को मिला है, मतलब स्पाउस बेस पे ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। उनको आईलेट्स की जरूरत नहीं होती है, वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट उनको मिल गया, ठीक है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है, वर्क परमिट के लिए जरूरी नहीं है आपको आईलेट्स की जरूरत है, ठीक है। तो एक वो भी होते हैं जैसे स्टूडेंट आए हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ओपन वर्क परमिट मिलता है तो वो भी ओपन वर्क परमिट होता है। तो लेकिन जब आप फिर पीआर की फाइल लगाते हो और उसके बाद फिर आप अपना एक्सपीरियंस शो करते हो, क्वालिफिकेशन शो करते हो। अब मेरे हस्बैंड तो डिपेंडेंट ही है, तो हमारी पीआर की फाइल लगी गई है, वो मेरी आईलेट्स जरूरी थी, उनकी जरूरी नहीं है। तो वो जब भी मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा होता है तो मेरे को पीआर मिल जाएगी। तो ये भी ओपन वर्क परमिट होता है। और एक नॉर्मली डायरेक्ट आप ओपन वर्क परमिट पे भी आते हो। तो ये ओपन वर्क परमिट की खासियत है कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, ये सबसे बड़ी वो है। और पीआर के लिए भी आप आराम से एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और इसका नुकसान क्या है ओपन वर्क परमिट का कि आपको एम्प्लॉयर तो होता नहीं, जॉब ही नहीं है। मान लो अब कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जॉब ही नहीं है, तो उनको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। जॉब मान लो चली गई है तो दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढने में मुश्किल होती है। तो एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बट मुझे लगता है कि ओपन वर्क परमिट इज फार बेटर देन क्लोज वर्क परमिट। अब क्लोज वर्क परमिट की क्या खास बात है? एक खास बात ये है कि आपको एम्प्लॉयर पहले ही मिल जाता है। क्लोज वर्क परमिट वो परमिट होता है कि जिसमें आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के अंडर आते हो, तो आपको मिल गया, एम्प्लॉयर मिल गया, आपको उसके अंडर ही काम करना है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए करना है और स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है जहां भी एम्प्लॉयर है। तो उससे एक फायदा ये होता है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम करना है। अगर वो एक अच्छा एम्प्लॉयर है, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे को एक अच्छा एम्प्लॉयर मिल गया, तो आपकी लाइफ 1-2 साल अच्छी निकल जाती है, आप अच्छी तरह कमा लेते हो, आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और फिर पीआर के लिए आप देख सकते हो। मैंने तो पीआर की फाइल लगा ही ली थी ना इस प्रोग्राम में, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है? मान लो आपकी एम्प्लॉयर से नहीं बन रही है या कोई भी इशू हो गया है, तो अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको दोबारा एलएमआई लेना पड़ेगा। तो मैं ओपन वर्क परमिट की एक और खास बात भी बता दूं कि उसमें एलएमआई की जरूरत नहीं होती, बट क्लोज वर्क परमिट में एलएमआई की जरूरत होती है। और अगर आप बाय चांस किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो और आप जॉब छोड़ देते हो, तो आपको दोबारा एलएमआई लेना पड़ेगा किसी और एम्प्लॉयर से, और दोबारा क्लोज वर्क परमिट लेना पड़ेगा। आप क्लोज वर्क परमिट से ओपन वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक 2-3 कंडीशन पूरी ना हो रही हो। जैसे अब्यूज कर रहा हो आपका एम्प्लॉयर, आपको तंग कर रहा है, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी कंडीशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो क्लोज वर्क परमिट का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आपको एलएमआई ढूंढना पड़ेगा। ओपन वर्क परमिट में तो आप कहीं भी किसी दूसरे एम्प्लॉयर को चेंज कर लोगे, उसमें एलएमआई की जरूरत नहीं होती। बट क्लोज वर्क परमिट पे एलएमआई की जरूरत होती है। और फिर आप मान लो एम्प्लॉयर चेंज करते हो तो आपको दोबारा एलएमआई इशू करवाना पड़ेगा, और एलएमआई इशू करा के फिर आपका वर्क परमिट लगेगा, और वर्क परमिट लगने के बाद आप फिर नए एम्प्लॉयर के अंडर काम करोगे। अब मान लो आप एम्प्लॉयर चेंज वैसे ही करना चाहते हो, आपको लोकेशन चेंज करनी है और वैसे आप एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो 1-1.5 साल से, तो आप क्या कर सकते हो कि एलएमआई दूसरे बंदे से लेकर, तो एलएमआई में नेम चेंज होता है आपका, उसमें एलएमआई में नेम चेंज होता है आपका जो एम्प्लॉयर का, बट आपके वर्क परमिट में नेम चेंज हो जाता है। तो जैसे किसी और एम्प्लॉयर से आप ले लेते हो ना एलएमआई, तो आपके वर्क परमिट में नेम चेंज हो जाएगा एम्प्लॉयर का, बट होगा वो एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट, ठीक है। तो ये जो वर्क परमिट होते हैं ये क्लोज होते हैं, और ओपन और क्लोज वर्क परमिट में ये डिफरेंस होता है। तो आप मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम आना चाहते हैं तो हमें कंसल्टेंट ये मांग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज बहुत छोटी है। आप और भी प्रोग्राम्स की स्टडी करो, शायद आपके पास टाइम ही नहीं है, आप देखना ही नहीं चाहते। अगर आप डेडिकेटली इस जर्नी को करना चाहते हो, इमिग्रेशन जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको रिसर्च खुद की रखनी पड़ेगी, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, दूसरी बार हो जाओगे, तीसरी चौथी बार आपको अपने प्रोग्राम की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि एक वन ऑफ माई फ्रेंड वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर थे, और अभी उनको 3 साल हो गए हैं टूरिस्ट वीज़ा से, उनका वर्क परमिट कन्वर्ट हुआ है अब जाके, ठीक है, 3 साल के बाद। तो फिर वो भी क्लोज्ड वर्क परमिट है, और फिर क्लोज वर्क परमिट में 1 साल काम करने के बाद फिर वो पीआर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे शायद उन्होंने स्टडी नहीं करी टूरिस्ट वीज़ा से कैसे मैं कन्वर्ट करवा सकूँ, और
मेरे को क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि मैम मैं टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट करना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं अब आ गया हूँ या मेरे को जॉब नहीं मिल रही। तो मेक श्योर कि जब आप इंडिया में हो तभी आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयर से बात करके नहीं आ रहे, अपने किसी रिश्तेदार के भरोसे आ रहे हो, तब आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत स्ट्रगल है और वो आप फिर तैयार हो के आओ। जैसे आपके पास, आपको पता है ना कि एक अंधा पैसा है आपके पास, 60-70 लाख है, आपको लगता है कि चलो 10 लाख मैंने वेस्ट भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई इशू नहीं है, आप आके कोशिश करो। पर देश महंगा है, आपको मतलब यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैं एक और सब्सक्राइबर का क्वेश्चन ले लेती हूँ, जो कि मेरे को बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोशिश भी करती हूँ यूजुअली रिप्लाई करने की, बट आप हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो लेडी मेरे को कहने लगी कि मैम आप मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। बड़े सारे उसने क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रिप्लाई नहीं करते ये वो। फिर मैंने पूछा उनको क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या हुआ है। कहते कि मैंने ना मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, मैं उनके पास आना चाहती हूँ। मेरी एज 50 के करीब है, 47 है, बहुत अच्छी मतलब मेरी जॉब है, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हैं दोनों, और मेरे हस्बैंड भी 50 हैं। तो मैं आऊँ, तो मैंने कहा आपके पास जॉब? कहते हाँ जॉब है मेरे पास। तो ये मैंने कहा तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आओ, आपकी सिस्टर रहती है यहाँ पर, रिलेटिव रहता है, जॉब है, जॉब ले लो, क्लोज वर्क परमिट, फिर पीआर भी कन्वर्ट हो जाएगी कभी ना कभी, है ना। तो फिर कहती थैंक यू सो मच। फिर 1 घंटे बाद मैसेज आया कि चलो अब तो ना मैं ना कनाडा जॉब बैंक और इन सब में ना पोस्टिंग करनी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने कहा आपके पास जॉब है नहीं अभी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि वहां बैठ के कनाडा जॉब बैंक में और बहुत सारी ऐसी साइट्स पे अप्लाई करते हैं, और उन लाखों करोड़ों में से कुछ फ्यू, मतलब 10 या 12 ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं जॉब लेने के लिए। मैं डिसअपॉइंट नहीं करती आपको, नेगेटिव नहीं करूंगी आपको। वीडियो देखी है, उन्होंने कहा है कि हमें जॉब मिली है इंडिया में बैठ के, ठीक है, कनाडा में, बट वो लाखों करोड़ों में से ही कुछ है जिनको मिली है, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश, वो एम्प्लॉयर जब तक ये नहीं सेटिस्फाई होगा ना कि ये बंदा मेरे काम का है, तब तक वो जॉब देता नहीं है। और जब तक उसको ये श्योर ना हो कि ये टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, टिकट्स हैं इसके पास, तो वो एंटरटेन नहीं करते हैं। तो वो पहले आपकी कन्विंसिंग पावर है कि आप उनको कन्विंस करो कि आपके पास टूरिस्ट वीजा है, उसकी कॉपी भेजो और जी मैं आ सकता हूँ, आप मेरे को जॉब दो। और अगर उसको जरूरत होगी स्पेसिफिक फील्ड में, कई फील्ड्स में बहुत जरूरत है, तो तब वो आपको हाँ करेगा, आपको एलएमआई देगा अंदर बैठ के, और फिर आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट कराओगे और उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। ये भी तैयार रहो कि अगर आप सेटिस्फाई हो नहीं हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको 1-2 साल काम करना पड़ेगा। हाँ, कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैंने तो बताया ना, तुम्हें बताया, तो वो आप कर सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, बट यू मस्ट इंश्योर कि इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, ठीक है। तो और एक और बात भी है कि जैसे आप कहते हो कि यहाँ के मैं कन्वर्ट करवा लूँगा, एलएमआई ले लूँगा, एक कंसल्टेंट इतने पैसे दे रहा है, इतने पैसे कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को देने चाहिए या कुछ है, वो आप मेरे से नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं गारंटी किसी चीज़ की थोड़ी ना ले सकती हूँ, मैं अपने रिलेटिव की गारंटी नहीं ले सकती। तो आप क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं ये कहूँ कि आप इससे पैसे ले लो, मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो लिखा होता है क्वेश्चन कि क्या पैसे देना ठीक है, क्या वो जेन्युइन होगा, मुझे क्या पता वो जेन्युइन। यहाँ पर होते हैं कंसल्टेंट पैसे लेके जॉब दिलवाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बट वो इलीगल है और मुझे नहीं पता कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। कल वो चीटिंग कर ले और मैं आपको कहूँ नहीं जी वो है सब कुछ ठीक है, आप उसको पैसे दे दो, तो वो चीजें आपको इंश्योर करनी है। और अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो आप इंडिया में बैठ के, पता क्या होता है, इंडिया में बैठ के लोग परेशान है, यहाँ जॉब तो है नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये है वो है, बोलना बहुत आसान होता है, उनको कनाडा आने की जल्दी होती है जी, कनाडा आए कनाडा आए। लेकिन जब तक आप श्योर ना हो किसी उसके लिए, जॉब के लिए, और आपके पास कोई बेस ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आना जरूरी है आपके लिए। और उसको प्री प्लानिंग कीजिए और तभी आप डिसीजन लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यही बात है। तो यही क्लोज्ड और ओपन वर्क परमिट के डिफरेंस है, दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्लोज वर्क परमिट थोड़ा सा मेरे को इसलिए वो लगता है क्योंकि आपको जॉब छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसी से बंधे हुए होते हो, और उसके भी अपने फायदे भी हैं, क्योंकि आप बंधे हुए होते हो तो आपके पास कम से कम जॉब जरूर होती है और आप कहीं पर वो काम भी नहीं कर सकते हो, ये भी एक क्लोज वर्क परमिट का नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है खुद से और फिर डिसीजन लेना है। और उससे पहले ये सोचो कि हमें क्लोज पे आना है या ओपन पे आना है, हो सकता है पीआर के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले आप और इधर उधर के धक्के ना खाकर पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, बहुत ईजी है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आगे आगे जो मैं एक्सपीरियंस करती रहूंगी वो मैं वो आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।